Hi everyone, welcome to the very first lecture of Mindspark series in botany. मैं हूँ आपकी मेंटर चंचल और इस सीरीज़ में हम IIT 2026 के लिए ज़रूरी सारे बॉटनी के चैप्टर्स कवर करेंगे। आपको आज के लेक्चर के और आगे वाले सभी लेक्चर के जो भी नोट्स हैं, स्लाइड्स हैं, वो विद्या ही इसकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। आज हम जिस चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं दैट चैप्टर इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलो शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर 1 है इस चैप्टर का। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन और सेल थ्योरी और प्रोकैरियोटिक सेल कवर करेंगे और सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम यूकैरियोटिक सेल और साइटोस्केलेटन की बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है डिस्कवरी ऑफ सेल की हम बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम सेल क्यों पढ़ रहे हैं और सेल को फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा गया है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सेल सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जो फंक्शन कर सकता है ओके खुद से। सो सेल इज द ओके पेन ओके तो सेल वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है which can exist independently and perform all the essential functions of life. ओके तो इसीलिए और ये बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी जो होते हैं वो ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर अगर सेल से छोटे लेवल पे है, सेल से छोटा है, तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। देयरफॉर सेल को हम फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और इसीलिए हम सेल के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज हम आप मैं हमारे आसपास जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं सब सेल की ही बनी है। ओके तो हम शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल से। सेल कैसे डिस्कवर हुआ, किसने किया, और तो थोड़ी सी पहले हम ये हिस्ट्री देखेंगे। ओके तो 1665 में पहली बार रॉबर्ट हुक ने जो सेल है वो देखा था। सो रॉबर्ट हुक इन 1665 उन्होंने जो सेल ऑब्जर्व किए वो कॉक सेल्स थे, दीज वर डेड सेल्स, ठीक है। और जब उन्होंने इन्हें देखा सो उन्हें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था ऐसा, एंड इट रिजेंबल्ड अ सेल लाइक अपीयरेंस। ओके तो इसीलिए फर्दर इसका नाम सेलुला एंड देन सेल पड़ा। पहली लिविंग सेल एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने देखी थी, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंडर एंड पॉन्ड वाटर में। लेटर देयर वाज अनदर, यहाँ लिखा है रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ओके सो तो फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी एंटोन ल्यूवेनहॉक ने। ओके डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप्स, जैसे अभी हमने देखा कि ल्यूवेनहॉक ने पहली लिविंग सेल देखी अंडर माइक्रोस्कोप। तो ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप, क्योंकि हमें पता है सेल बहुत 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 छोटा है, तो सेल के स्टडी में, सेल बायोलॉजी में मेजर डेवलपमेंट माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हुआ। इनिशियली वी हैड वेरी बेसिक मॉडल्स, लाइट माइक्रोस्कोप्स होते थे हमारे पास। ओके लेटर वी हैड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आ गए जिनका बेसिकली जो रेजोल्यूशन है
वो लाइट माइक्रोस्कोप से भी बहुत ज़्यादा है, तो वी कुड सी इवन स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स विच लेड टू लेटर डिस्कवरीज, और आज आप सेल पढ़ रहे हैं. ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड. ओके, cell theory. Cell theory was proposed by Sheldon and Schwann, and later it was modified by Rudolf Virchow. Okay, तो मिथाइस शेल्डन ने 1838 पे प्लांट्स पे स्टडी की थी, एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. At the same time, Theodor Schwann ने 1839 में एनिमल्स पे स्टडी की थी, एंड ही कंक्लूडेड द सेम अबाउट एनिमल्स कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ओके, श्वान ने प्लांट्स पे भी स्टडी की थी, एंड ही कंक्लूडेड कि जो सेल वॉल है, श्वान ही फाउंड आउट कि जो सेल वॉल है, इट इज़ यूनिक टू प्लांट्स, इट्स अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स. ठीक है, एंड श्वान ने हाइपोथेसिस दिया था कि जो भी प्लांट्स और सेल्स की बॉडीज है, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. ठीक है, सो इनिशियल सेल थियरी हमारी यही थी, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. ओके, लेटर इन 1855 रुडोल्फ वर्चो ने सेल थियरी को मॉडिफाई किया, क्योंकि ये तो पता चल गया था कि भाई प्लांट्स है, एनिमल्स जो भी है, सब सेल के और सेल प्रोडक्ट्स के ही बने हैं, बट ये सेल्स आ कैसे रही है. ठीक है, तो दिस पॉइंट वाज लेटर इंक्लूडेड बाय रुडोल्फ वर्चो, दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स व्हिच इज omnis cellula acellular. Okay, so this was edited by Rudolf Virchow. Modern cell theory, as we study today, as we know today, have both these points included. Okay, that all living organisms are made up of cells and products of cells. And all cells arise from pre-existing cells. Okay. अब हम बात करते हैं साइज, शेप, नंबर, वेरिएशंस इन सेल्स. ओके, सेल्स जो हैं, सेल्स कैन हैव डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप, और नंबर में भी वेरिएशंस हो सकते हैं. ठीक है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सेल, माइक्रोमीटर्स, हमें पता है माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है देखने के लिए, 2 मिलीमीटर्स के अंडर भी सेल साइज का रेंज आता है. ठीक है, बिगेस्ट सेल वी नो ऑफ इज स्मॉलेस्ट is EPLO, mycoplasma. Okay, and the largest one which we know of is ostrich egg. Okay, ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, ये कुछ NCERT का डेटा है, इससे आप देख भी सकते हैं जो टिपिकल बैक्टीरिया होता है, दैट इज अराउंड 1 to 2 माइक्रोमीटर्स. PPLO mycoplasma, it's about 0.1 micrometers. We have viruses that have a cell that have size of 0.02 to 0.2 micrometers. Okay, typical eukaryotic cell is about 10 to 20 micrometers. तो आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया और इन सब के कंपैरिजन में यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना बड़ा होता है. ठीक है, अभी हमने बात कर ही ली कि लार्जेस्ट इज ऑस्ट्रिच एग एंड स्मॉलेस्ट PPLO. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास शेप्स. तो अलग अलग सेल्स अलग अलग शेप्स की होती है. आप लोगों को भी इसका आइडिया होगा, आपने अपनी पहली क्लासेस में पढ़ा होगा इसके बारे में.
जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स भी बहुत सारे, रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है राउंड एंड बाइकनकेव शेप, वाइट ब्लड सेल्स है अमीबॉइड शेप हो सकती है, ओके। देन कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग और नैरो शेप की होती है, नर्व सेल्स हैं ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होती है, ठीक है। ट्रेकीड है एलोंगेटेड, ओके। मेसोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल शेप के होते हैं। सो cells can also vary in their shapes and sizes and these completely depend on the function of the cell. cell कहाँ पे है, उसका क्या function है, क्या habitat है, इस सब पे depend करता है ये, okay. Variation in cell number, a cell can exist independently as in like a unicellular organism जैसे yeast, जैसे bacteria, and a cell can also an organism can also be multicellular, several cells can come together and form an organism, okay. तो ये जो भी स्पेशलाइजेशन होता है सेल का साइज शेप चेंज होता है एक पर्टिकुलर तरीके से होता है, इट इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, ओके। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। अगर हम सेल्स की बात करें तो हमारे पास दो मेजर तरीके के सेल्स होंगे, ओके। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, दोनों का भी हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। एंड यूकैरियोटिक सेल फर्दर दो तरीके के, एनिमल सेल, प्लांट सेल। मेजर जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात कर रही हूँ, ओके। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क क्या है? हमें पता है एक सेल का जर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। सो इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन जो सभी सेल्स के होते हैं, जो हमें सेल थ्योरी से पता है, ओके। एंड इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ओके। तीन मेजर कंपोनेंट्स है। एंड थर्ड इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो मेम्ब्रेन क्या है, उसको बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही है। फिर हमारे पास साइटोप्लाज्म है जहाँ पे सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं। और आखिरी कंपोनेंट जो मेजर कंपोनेंट हमारे पास है दैट इज ओके दिस इज योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस, ओके। तो ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा पहले, ये कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं। उप्स, ठीक है। तो आपने छोटी क्लासेस में इसके बारे में पहले पढ़ा होगा, इन कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सेल के अंदर। न्यूक्लियस आपका जेनेटिक कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। अब इसी बेसिक सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी के बेसिस पे हम दो इस पार्ट पे डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। कैरियो जो वर्ड है, कैरियो वर्ड इज फॉर न्यूक्लियस, ओके। एंड यूकैरियोटिक सेल्स वो है जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। अब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, ये जो डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है, डीएनए जेनेटिक कंटेंट होता है, करेक्ट है ना। तो ये जो डीएनए है, व्हेन दिस जेनेटिक कंटेंट जो भी है सारा, व्हेन इट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, ओके। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है उसके अराउंड, then it is a true nucleus, okay। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। तो इस केस में जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। तो इस केस में जो इनका न्यूक्लियस है या जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको हम उस रीजन को क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं इनके लिए, ओके। और ये एक छोटी सी चीज़ है बट इसकी वजह से बहुत मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं सेल में, ओके। तो अभी हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ओके। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच के डिफरेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियस।
तो न्यूक्लियस आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में हमने अभी बात की, न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। एक सेकेंड, हाँ, न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जो रीजन है उसको हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोइड रीजन। ओके, साइज की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे अभी हमने पीछे देखा, they are very very small in comparison to eukaryotic cells. Eukaryotic cells range from 10 to 100 micrometers, whereas a prokaryotic cell is generally very small, 0.1 to 5 micrometers. हमने बैक्टीरिया का साइज देखा, which is an example of a prokaryotic cell, which was from 1 to 2 micrometers. Okay. उसके बाद सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका सेल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर हमारे पास बैक्टीरियाज आ जाते हैं मेनली, ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ डोमेन आर्किया वो आ जाते हैं हमारे पास। देन कुछ और भी अलग ऑर्गेनिजम्स जैसे यीस्ट यूनिसेलुलर है, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल आ गए, बट यीस्ट इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक सेल, इट्स जस्ट यूनिसेलुलर। ओके, तो यीस्ट को हम यहाँ नहीं लिखते हैं। एक सेकेंड, तो बैक्टीरिया, आर्किया। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स। इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों आ जाते हैं। यहाँ आएगा ईस्ट, ओके, सो यहाँ पे यूनिसेलुलर जैसे ईस्ट, मल्टीसेलुलर जैसे प्लांट्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, एनिमल्स हो गए, ठीक है, फंजाई हो गए, ज़्यादातर सारे फंजाई एक्सेप्ट फॉर ईस्ट आर मल्टीसेलुलर। ओके, ये सारे हो गए। यूनिसेलुलर में यीस्ट आ गए, प्रोटिस्ट आ गए अलग अलग, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे। ओके, डीएनए की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है, मतलब जो डीएनए है उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन्स अटैच्ड नहीं होंगे। ओके, यूकैरियोटिक सेल्स में देयर इज अ लीनियर डीएनए व्हिच इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो क्या है, एब्सेंट है। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा। सेल वॉल की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट है, और डिफरेंस आता है कि सेल वॉल बनी किस चीज़ की है, होती दोनों में है। यूकैरियोट्स में, एनिमल्स में नहीं होगी, बट प्लांट्स में, फंजाइज में होती है। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। ओके, पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन इज अ पॉलीमर ऑफ NAG and NAM. These are N-acetyl glucosamine and N-acetyl uramic acid. ओके, ये कार्ब्स होते हैं। ओके, सो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल की हम बात करते हैं, इसके अंदर प्लांट्स के अंदर आपको पता है सेल वॉल किसकी बनी होती है। मेजर कंपोनेंट प्लांट्स में जो होता है वो होता है सेल्यूलोज, और जो फंजाई में होता है दैट इज काइटिन। ओके, राइबोसोम्स की बात करते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें 70S राइबोसोम्स होते हैं, which are slightly smaller. यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स होते हैं which are larger. यूकैरियोट्स में दो ऑर्गेनल्स हमारे पास आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड, ठीक है। तो उनके पास यूकैरियोट्स में हमारे पास दो ऑर्गेनल्स आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तो उनके अंदर 70S राइबोसोम्स होते हैं और उन ऑर्गेनल्स में। अदरवाइज यूकैरियोट में जो भी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है दैट इज 80S राइबोसोम्स। तो यहाँ पे 70S, यहाँ पे 80S जनरली।
ठीक है। सेल डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में इट्स वेरी कॉमन कि बाइनरी फिजन से डिवीजन हो रहा है, कंपल्सरी नहीं बट इट्स वेरी कॉमन। ओके, सबसे ज़्यादा यही होता है। देन यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस मियोसिस होता है। ओके, प्रोकैरियोट की एग्जांपल हमने ऊपर बात कर ली, बैक्टीरिया आर्किया। यूकैरियोट्स के एग्जांपल प्रोटिस्ट फंजाई प्लांट्स एनिमल्स। ओके, अब हम करते हैं सेकेंड हाफ ऑफ दिस लेक्चर। तो सेकेंड हाफ में हम प्रोकैरियोटिक सेल, उसका स्ट्रक्चर डिटेल में पूरी बात करेंगे। ओके, तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अभी हम इसके अंदर जो भी अलग अलग पार्ट्स है प्रोकैरियोटिक सेल्स के, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको दिख रहा होगा हमारे पास मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, उनके बारे में। और ये एक बड़ी सी टेल विच इज़ कॉल्ड फ्लैजेला, जो कि मोटिलिटी लोकोमोशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर्स हैं, इनका क्या फंक्शन है। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये मेम्ब्रेन की, जो हमने बात किया था कि सेल में जनरली एक मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि हर ऑर्गेनिज्म में होगी ही। उसके अलावा प्लांट्स में सेल वॉल भी होती है ना। तो ऐसे ही प्रोटिस्ट में भी, बिकॉज इट्स अ सेल, तो सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही। साथ में और क्या होता है, तो जो भी मेम्ब्रेन ये बाहर कवरिंग होती है, इसको हम बोल देते हैं सेल एनवलप। ओके, क्या बोलते हैं, सेल एनवलप। सेल एनवलप में 3 मेजर लेयर्स आ जाती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज योर सेल मेम्ब्रेन होगी, ये लिखा भी हुआ। हाँ, ओके, सो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन ही है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल मेम्ब्रेन, इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, आप लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा भी होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ सिमिलर टू जो कि यूकैरियोट्स में होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम डिटेल में कवर करेंगे जब हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आता है सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल, तो ये सबसे अंदर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो हम साथ साथ एक छोटा सा अपना बना लेते हैं। सबसे अंदर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद इसके बाहर हमारे पास क्या होगी, सेल वॉल। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमारे पास सेल वॉल है। ठीक है, ऐसे। और सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल रिजिड होती है काफ़ी, इट प्रोवाइड्स शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। ठीक है, और इसके बाहर हमारे पास जो लेयर होती है, दिस लेयर। ओके, ठीक है, डाउन। ओके, दिस लेयर, तो दिस लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स अलग अलग बैक्टीरियाज में इसकी कॉम्पोजिशन और थिकनेस अलग अलग होती है। बेस्ड ऑन ग्लाइकोकैलिक्स कैसी है, ये 2 मेजर टाइप्स की हो सकती है। वन इज स्लाइम लेयर। ओके, तो द फर्स्ट वन इज स्लाइम लेयर, और दूसरा हमारे पास आ गया कैप्सूल। स्लाइम लेयर, हाँ ठीक है, तो एक हमारे पास आ गया स्लाइम लेयर और दूसरा हमारे पास आ गया कैप्सूल। तो अगर जो ग्लाइकोकैलिक्स है लूज शीट जैसी है, सो इट्स कॉल्ड स्लाइम लेयर, और अगर थिक और टफ है तो इसको हम बोल देंगे कैप्सूल। तो ये 3 लेयर्स होती हैं हमारे पास। तो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये तीनों मिला के आपका क्या बनता है, सेल एनवलप बनता है। ओके, सेल वॉल जो होती है आपकी, लेट मी ऐड अ ब्लैंक स्लाइड। ओके,
ओके ठीक है। तो जो आपकी सेल वॉल होती है, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोकैरियोट्स के लिए पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन इज अ पॉलीमर ऑफ NAGNAM। तो बेसिकली पॉलीमर है, तो पॉलीमर क्या होता है, चेन जैसा होता है और उसमें ऑल्टरनेटिवली ये प्लेस्ड होता है, ठीक है। तो मैं NAG को ये ऑरेंज डॉट से दिखाती हूँ, ठीक है। सो दिस इज, ठीक है। And this yellow one is NAM. तो इस तरह there are layers and layers of these polymers, okay. This is your cell wall, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये दो आपस में कनेक्टेड होती है, दो चेन्स थ्रू अ पॉलीपेप्टाइड ब्रिज, ओके। तो ये आपका सेल वॉल का स्ट्रक्चर है फॉर प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब ये जो आपका पूरा सेल एनवेलप है, ठीक है, और स्ट्रक्चर है ये पूरा, इसके बेसिस पर ग्राम ने बैक्टीरिया को डिवाइड किया, दो क्लासिफाई किया दो ग्रुप्स में, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। क्या और कैसे किया वो भी हम देखते हैं। उन्होंने एक स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप किया, ठीक है, और उसके बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिवाइड किया। So bacteria is divided into two groups on the basis of differences in the cell envelope and in the manner in which they respond, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उनके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, दैट इज योर सेल वॉल। क्या? सेल वॉल। इट इज थिक। ग्राम नेगेटिव में जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है यानी सेल वॉल है, इट इज थिन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, आउटर मेम्ब्रेन मतलब ग्लाइकोकेलिक्स की बात हो रही है, तो ग्लाइकोकेलिक्स प्रेजेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव का क्या है, ये रिटेन्स क्रिस्टल वॉयलेट। तो अभी हम इसकी बात करते हैं कि क्रिस्टल वॉयलेट क्या है। तो हम देखते हैं कि इन्होंने स्टेनिंग कैसे की, क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो व्हाट दे डिड वाज, हमने एक बैक्टीरिया लिया, एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं फिर इस पे आ जाएंगे, ओके। सो हमने एक बैक्टीरिया लिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया पे हमने क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन ऐड किया, ओके। ये हमारा प्राइमरी स्टेन है, ठीक है। ये स्टेन ऐड किया। अब हमारे ये बैक्टीरिया, दिस इज पर्पल इन कलर, दिस स्टेन। तो बैक्टीरिया जो भी है सारे उन पे पर्पल कलर लग जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू इज, इसमें हम आयोडीन ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, आयोडीन की हेल्प से क्या हो जाएगा, कलर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। दिस डाई अलोंग विद आयोडीन
this dye, this stain combined with iodine, okay, combined with iodine forms crystal iodide कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, दिस इज क्रिस्टल आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसको वहाँ लिखते हैं, तो हमें मिला क्या, क्रिस्टल आयोडाइड कॉम्प्लेक्स, इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको वॉश कर देंगे, ठीक है, विद अल्कोहल। ओके, तो अब क्या होगा, कुछ सेल्स ऐसी होंगी जो ये पर्पल कलर रिटेन कर लेंगी आफ्टर वॉशिंग, और कुछ ऐसी होंगी जो नहीं करेंगी। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन सेल्स जिन्होंने पर्पल कलर रिटेन किया। ठीक है, कुछ ऐसी सेल्स होंगी जो क्या होंगी, कलरलेस हो जाएंगी फिर से। ओके, कलरलेस हो जाएंगी। ठीक है, तो अब जो कलरलेस सेल्स वो आपको ऐसे तो दिखेंगे नहीं। सो अब आप क्या करते हो, आप यहाँ पे अपना दूसरा स्टेन ऐड करते हो, विच इज सैफ्रनिन। ठीक है, अब ये सेल्स क्या करेंगी, these cells, saffron is pink in color, तो ये सैफ्रनिन ले लेंगी, तो आपको ये सेल्स मिलेंगी पिंक सेल्स। ओके, तो ये पूरा ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर है, इस तरह ग्राम स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें फाइनली क्या मिली, दो सेल्स मिली, एक पर्पल सेल मिली, एक पिंक सेल मिली। जो पर्पल सेल है दिस इज आपका ग्राम पॉजिटिव वाला सेल, और जो पिंक सेल है दैट इज ग्राम नेगेटिव सेल। तो देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, प्राइमरी स्टेन हमने डाला क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, उसको थोड़ी देर रहने दिया, स्टेन सारे सेल्स पर्पल हो गए आपके। ठीक है, फिर हमने मॉर्डेन डाला, मॉर्डेन क्या है, इट्स नथिंग बट आयोडीन। ओके, इट्स नथिंग बट आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लेता है सेल के अंदर, जिससे क्या होता है, जो डाई है दैट बिकम्स लेस सॉल्युबल। ओके, तो पक्का हो जाता है बेसिकली आपका डाई। ठीक है, फिर हम करते हैं डीकलराइजेशन, तो हम अल्कोहल विच इज इथेनॉल या एसीटोन अल्कोहल के साथ वॉश करते हैं। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव आपको पता है, हमने अभी पीछे देखा था कि इनका थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है, थिक सेल वॉल होता है, दे रिटेन द डाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वो पर्पल कलर का जो डाई है उसको रिटेन कर लेते हैं, वेयरएज ग्राम नेगेटिव में थिन पेप्टिडोग्लाइकन होता है। ठीक है, प्लस आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स जो होता है नहीं होता उतने अच्छे से, सो इट बिकम्स कलरलेस। इस कलरलेस पे फिर हम इन पे क्या करते हैं, सैफ्रनिन स्टेन ऐड करते हैं एंड दे गेट पिंक कलर। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। अब हम मेजर डिफरेंसेस देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के बीच में। ओके, सेल वॉल की बात कर लेते हैं, हमने अभी देखा ग्राम पॉजिटिव में थिक, ग्राम नेगेटिव में थिन। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर अगेन ग्राम पॉजिटिव में उसी की बात हो रही है, वेरी थिक मल्टी लेयर। ओके, ग्राम नेगेटिव में इट इज थिन एंड सिंगल लेयर, तो यहाँ पे मल्टी लेयर है, यहाँ पे सिंगल लेयर है। देन कम्स टिकोइक एसिड, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में these are present, ग्राम नेगेटिव में these are absent, these act as membrane stabilizers। ओके, आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, नहीं है, मतलब देयर इज नो ग्लाइकोकेलिक्स। ओके, ठीक है, ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इट कंटेन्स, और बाकी सब इतना एसेंशियल नहीं है, प्रेजेंट है, आपको इतना आइडिया होना चाहिए। देन लाइपोपॉलीसैकेराइड्स एलपीएस, तो ग्राम नेगेटिव में अगेन एब्सेंट, ग्राम पॉजिटिव में ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट, ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट।
ठीक है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक जो आपकी मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है, ग्राम पॉजिटिव में यूजुअली इट इज़ एब्सेंट और वेरी स्मॉल, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स तो है ही नहीं, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स, ओके। स्टेनिंग रिएक्शन की हमने बात की, इट रिटेन्स द क्रिस्टल वॉयलेट, पर्पल या वॉयलेट कलर आता है। ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, प्राइमरी स्टेन लूज कर देता है, बाद में हम सेफ्रेनिन से स्टेन करते हैं तो पिंक या रेडिश कलर आता है, ठीक है। ये बेसल बॉडी वाला पॉइंट हम बाद में देखेंगे, अभी जब हम फ्लैजिला की बात करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि फ्लैजिला में एक स्ट्रक्चर होता है बेसल बॉडी, तो ग्राम पॉजिटिव में क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स तो है ही, तो सिर्फ 2 रिंग्स होते हैं, MS एंड C, वेरएज ग्राम नेगेटिव में 4 रिंग्स होते हैं बेसल बॉडी में। तो वहाँ पे हम इस पॉइंट को रिविजिट करेंगे, ठीक है। सेल वॉल रिजिडिटी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन थिक है तो सेल वॉल इज मोर रिजिड, यहाँ पे इट इज लेस रिजिड, ठीक है। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, दीज आर मोर ससेप्टेबल टू पेनिसिलिन, लाइसोजाइम, जो भी एंटीबायोटिक्स है, वेरएज ग्राम नेगेटिव आर मोर रेजिस्टेंस। ज़्यादा रेजिस्टेंट क्यों है, क्योंकि एक आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, ठीक है। दीज आर एग्जाम्पल्स, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, ओके। अब हम एक एक करके जो भी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड रीजन्स। और साइटोप्लाज्म इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कंटेनिंग एंजाइम्स एंड राइबोसोम्स, ठीक है। तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, इसके अंदर एंजाइम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, जो भी सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। इट इज़ द मेन एरिना फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, सारे रिएक्शन, सब कुछ यही होता है, ठीक है, ओके। फिर हमारे पास दूसरा आ जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इरेगुलर रीजन कंटेनिंग सर्कुलर DNA। तो जो प्रोटिस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो DNA है वो जिस रीजन में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है। जो हमने पीछे भी बात भी की थी, प्रोकैरियोट्स हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, तो उनका जो न्यूक्लियस है दैट इज, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, तो उनके लिए जो रीजन है जेनेटिक कंट्रोल वाला जहाँ आपका सर्कुलर DNA प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोला था, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, ओके। तो हमारे पास DNA किस टाइप का है ये आपको पता होना चाहिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट। So we have circular DNA and this DNA is naked. Naked means absence of histone proteins. ये प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ अटैच नहीं है, ओके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, प्लाज्मिड एंड इंक्लूजन बॉडीज। अब जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर आपका क्रोमोसोमल DNA तो है ही, साथ ही साथ ज़रूरी नहीं है सब में हो बट इट माइट बी प्रेजेंट, हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA is called as plasmid. Plasmid is again circular, so this is small circular. मेन जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपका क्रोमोसोम ही है, न्यूक्लियोइड ही है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, छोटू सा सर्कुलर सा होता है, ठीक है, सर्कुलर DNA है छोटा सा, ठीक है। ये अपनी इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, जैसे हमें पता है DNA रेप्लिकेट करता है, ठीक है, तो क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है सेल डिवीजन से पहले, प्लाज्मिड इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है, ठीक है। और अब ये प्रेजेंट है तो इसका उसको काम भी होता होगा, तो ये बैक्टीरिया को, इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ठीक है, बट अगर ये प्रेजेंट है तो ये बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल ट्रेट्स देता है, ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है, ठीक है, तो फर्टिलिटी प्लाज्मिड, तो वो भी हमारे पास होता है। अब यहाँ पे एक टर्म लिखी है एपिसोम। एपिसोम क्या होता है,
ठीक है। सो डिवाइड करने के लिए ये खुद से तो डिवाइड कर ही सकता है। व्हाट इट कैन आल्सो डू इज इट कैन गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू बैक्टीरियल डीएनए। तो जब ये बैक्टीरियल डीएनए के साथ जुड़ जाता है तब इसको हम एपिसोम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरियल डीएनए था। ठीक है, और ये आपका प्लाज्मिड था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, तो नाउ व्हाट दिस विल लुक लाइक इज ओके ऐसा। ओके, तो इस तरह जुड़ जाता है उसके साथ। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिसोम। ओके, दूसरा हमारे पास आ जाता है इंक्लूजन बॉडीज। ओके, इंक्लूजन बॉडीज क्या है? इंक्लूजन बॉडीज आर स्टोरेज ग्रेन्यूल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। तो वेस्ट से न्यूट्रिएंट ग्रेन्यूल्स इसमें हम स्टोर कर लेते हैं। एग्जांपल जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड buoyancy to the cell. ओके, ये हो गया, छोटे छोटे दो चीज़ें थी। ठीक है, देन कम्स वेरी मेजर इम्पॉर्टेंट राइबोसोम। ठीक है, अब जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम इज अ मेम्ब्रेनलेस, क्योंकि प्रोटिस्ट में मेम्ब्रेन वाले तो होते ही नहीं है ना, तो इट इज़ अ मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, जो हमने बात की थी अभी पीछे भी देखा था, प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं दोज आर 70s राइबोसोम्स। ठीक है, दीज आर स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स व्हिच आर 80s। ठीक है, अब जो 70s राइबोसोम है ये दो सब यूनिट्स के बना है, 50 और 30। अभी बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि तो दोनों मिलके 80 हुआ। सो दिस इज नॉट द मास। ओके, S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग्स यूनिट। ठीक है, it is kind of similar to density but not density. Okay, so it is different. ठीक है, अब ये जो दोनों यूनिट्स होते हैं 50s is further composed of 23s rRNA, 5s rRNA, 34 प्रोटीन्स। कोई नहीं पूछेगा आपसे ये चीज़ें, बट आपको पता होना चाहिए 30s is again composed of 16s rRNA, 21 प्रोटीन्स। ओके, अब ये जो दोनों यूनिट्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म में अलग अलग पड़े रहते हैं। साइटोप्लाज्म में दोनों यूनिट सेपरेटली पड़े रहते हैं। जैसे ही ये राइबोसोम्स को काम करना होता है, क्या काम करेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे। तो जैसे ही ट्रांसलेशन करना होगा और mRNA आएगा, ठीक है, mRNA आया साइटोप्लाज्म में, तो तब ये दोनों यूनिट्स आके एक साथ उस पर अटैच हो जाएंगे, जिसके लिए हमें मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस पर अटैच हो जाएंगे। तो ये ऐसे बीड ऑन स्ट्रिंग टाइप स्ट्रक्चर दिखता है। इस स्ट्रक्चर को हम पॉलीसोम भी बोल देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनता है mRNA और राइबोसोम्स का, पॉलीसोम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम का कॉम्पोजिशन किस चीज़ का बना है? राइबोसोम RNA और प्रोटीन्स का बना है। फंक्शन क्या है इनका? प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करेंगे? मैसेंजर RNA आया, उस पर अटैच करके ट्रांसलेशन करेंगे उसको और प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जब वो मैसेंजर RNA पे दोनों यूनिट्स असेंबल होती है मैग्नीशियम के उसमें। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉलीसोम। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली किसमें? साइटोप्लाज्म में दोनों यूनिट्स सेपरेटली पड़े रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मीजोसोम। तो सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? मीजोसोम है। मीजोसोम इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये कैसे बनता है? हमने सबसे देखा बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है,
उसके अंदर सेल वॉल है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अंदर ऐसे थोड़ा घूम जाती है, ठीक है। इनवर्ड एक्सटेंशंस, इमेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ठीक है। तो उसके हेल्प से स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम, ठीक है। सो दीज एक्सटेंशंस अलग अलग शेप के हो सकते हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेले, ठीक है। फंक्शंस क्या है मीजोसोम्स का, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, रेस्पिरेशन, ठीक है, अलग सेक्रेशन प्रोसेसेस में। अगेन इनवर्ड ऐसे एक्सटेंशन है तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, क्योंकि जो भी सारे रिएक्शंस हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होंगे, ठीक है। और एंजाइमेटिक कंटेंट भी जो ये रीजन्स होंगे वहाँ पे हाई होगा, तो रिएक्शन ज़्यादा हो पाती है, सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। मेजर फंक्शंस क्या हुए, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्पिरेशन, सेक्रेशन प्रोसेस, ठीक है। एंजाइमेटिक कंटेंट हाई होता है वहाँ। ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर बनता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर मुड़ने से, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन, इसको हाईलाइट कर देती हूँ पॉइंट पर यहाँ पे भी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर होने से एक और स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज क्रोमेटोफोर। दिस इज सिमिलर टू मेसोसोम। फर्क क्या है, इसका फंक्शन अलग है, ठीक है। इट इज सब में प्रेजेंट नहीं होगा, प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोट्स जैसे साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। एंड दे कंटेन पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, ठीक है। और फिर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये जो इनवर्ड फोल्डिंग्स है, इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट हो सकता है, उसका कुछ एक डेडिकेटेड फंक्शन हो सकता है, जैसे कि क्रोमेटोफोर के केस में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लैजिला, ठीक है। अभी हमने पीछे कहा था कि जब हम फ्लैजिला करेंगे तो दोबारा इस पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। फ्लैजिला क्या था, ये हमारा सेल था, सेल के पास ये लॉन्ग ऐसे टेल जैसी चीज़ थी। सो दिस वाज कॉल्ड फ्लैजिला। फ्लैजिला किसके काम आता है, लोकोमोशन या मोबिलिटी के। नॉर्मली सेल क्या है, अगर सेल ऐसे ही है तो उसके लिए मूव करना डिफिकल्ट है, बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। तो फॉर मूवमेंट दे हैव फ्लैजिला, ओके। फ्लैजिला जो बना होता है इन प्रोकैरियोट्स, इट्स मेड अप ऑफ फ्लैजिलन प्रोटीन, ठीक है। अब हम इस फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये एट द लेवल ऑफ द मेम्ब्रेन्स, ठीक है, हमारे पास ठीक है, ये हमारा फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारी मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं फ्लैजिला के। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज बेसल बॉडी। देन वी हैव द हुक एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजिला, द फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट क्या आपका फ्लैजिलन प्रोटीन का है, ओके। तो ये बेसल बॉडी, यहाँ पे हमने अभी बात की थी, हमारे पास 4 रिंग्स आते हैं बेसल बॉडी में, L, P, MS एंड C, ठीक है। ये 4 रिंग्स आते हैं, ये चारों रिंग्स प्रेजेंट होंगे। ये यहाँ पे आपको पता है आपके पास 3 मेम्ब्रेन्स होंगी, ठीक है। वी हैव द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। देन वी हैव द सेल वॉल, देन वी हैव द ग्लाइकोकैलिक्स, बीच में पेरिप्लाज्मिक स्पेस आ जाती है। सो दिस रिंग इज इन पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये ऊपर लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर जो ग्लाइकोकैलिक्स है वहाँ पे होगा L वाला। MS इज अगेन आपका सेल वॉल के इधर, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म, ओके। तो उसके बेसिस पे ये L, P, MS और C के नाम है, ठीक है। अब आपको पता है कि उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरिया है, देखो हमने पीछे पॉइंट कवर भी किया था, ये वाला पॉइंट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके अंदर चारों प्रेजेंट है, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव है उनके अंदर सिर्फ 2 ही प्रेजेंट होंगे, है ना। तो ये जो ऊपर वाले 2 हैं L और P रिंग्स, ये दोनों ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव में नहीं होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव में ये ऊपर वाली जो लेयर भी है वो नहीं है, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है, तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं है, तो ये दोनों रिंग्स भी नहीं होंगे, तो उनके अंदर सिर्फ M और C रिंग्स होंगे। तो आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा यहाँ पे। ये हमारा फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है, और फ्लैजिला का काम आपको पता है क्या है, लोकोमोशन,
प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर हमने छोटे छोटे और स्ट्रक्चर्स देखे थे सेल के अंदर, कौन से वाले, जो हमारी सेल थी देखते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हमने हमारी सेल में देखे थे, ठीक है। 30 स्मॉल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। तो हम इनकी बात करते हैं, तो इनमें देयर आर 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, पिलाई एंड फिम्ब्रिए, ओके। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को हम पैरेलली देखते हैं। फिम्ब्रिए दे आर मेनी इन नंबर एंड दे आर स्लाइटली स्मॉलर, ठीक है। पिलाई आर फ्यू एंड दे आर इलोंगेटेड, ठीक है। तो फिम्ब्रिए आर स्मॉल bristle like fibers sprouting out of the cell. Pillae elongated tubular structures made up of special proteins. फिम्ब्रिए का जो मेन फंक्शन है दैट इज अटैचमेंट टू रॉक्स एंड होस्ट टिश्यूज। तो ये पैरासिटिक बैक्टीरिया जो भी होंगे उन सब में बहुत होता है, ठीक है। और इसीलिए बहुत सारे होते हैं क्योंकि अटैचमेंट के लिए चाहिए, ठीक है। पिलाई मेन जो फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, इट्स कॉन्जुगेशन, ठीक है। जो बैक्टीरिया से उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता बट कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है, बेसिकली हमारे पास बैक्टीरिया 1 है, यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट, लेट मी ऐड अ ब्लैंक स्लाइड, ठीक है। तो हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके अंदर कुछ जेनेटिक मटीरियल हमने बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पास इस बैक्टीरिया के अंदर एक F+ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज फर्टिलिटी प्लाज्मिड। तो अब ये क्या करेगा, व्हेन दीज बोथ बैक्टीरिया कम इनटू प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। जब ये दोनों बैक्टीरिया पास आ जाते हैं तो क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है जिसके पास ये प्लाज्मिड है, व्हाट विल हैपन इज इट विल डेवलप अ पिलाई, ठीक है। एंड दिस F1 plasmid will transfer from this bacteria to this bacteria through the conjugation tube, okay. So conjugation tube डेवलप करता है, इसके पास जो भी प्लाज्मिड होता है, एंड दिस ट्यूब एक्सटेंड्स एंड एक्ट्स एज लाइक दोनों बैक्टीरिया को कनेक्ट कर देती है, और इस ट्यूब के थ्रू दिस F plasmid goes from here to here, ठीक है। तो अब इसके पास भी F था, इसको भी F मिल गया, ठीक है। तो दोनों के पास F plasmid आ गया। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। पूरा एक रिव्यू कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। ये हमने सेल देखी थी, ठीक है। तो ये मैंने एक सेल बनाई हुई है, ठीक है। हम दोबारा भी बना सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। हम दोबारा अपनी सेल बना लेते हैं एक और, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था हमारे पास सबसे अंदर जो स्ट्रक्चर है हमारी, ये सेल वॉल बनाते हैं पहले, ठीक है। दिस इज आवर सेल वॉल, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्लाइकोकेलिक्स। ये तीनों ने मिलकर क्या बनाया, सेल एनवलप, ओके। उसके बाद हमारा मेजर सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या आपका क्रोमोसोम, एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो एक आपके पास छोटू सा प्लाज्मिड दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, ठीक है, वो होगा। देन वी हैव सेल के अंदर क्या, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर्स होंगे, ये हमने बना दिए। क्या, इंक्लूजन बॉडीज हमने किया था, जैसे कि गैस वैक्यूल्स और
फोस्फेट वैक्यूल्स, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव राइबोसोम्स, है ना। कैसे राइबोसोम्स? 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ओके। और हमारे पास क्या प्रेजेंट है? वी हैव ए फ्लैजिला, ठीक है। तो हमारे पास एक फ्लैजिला प्रेजेंट है। किसका बना है? फ्लैजिलन प्रोटीन का बना है। मेजर कंपोनेंट्स क्या है इसके? बेसल बॉडी, हुक और आपका फिलामेंट, ठीक है। देन वी हैव पिलाई एंड फिम्ब्रिए, ओके। तो वो हम बना लेते हैं। ओके, पिलाई and this one फिम्ब्रिए, ओके। तो आई गेस इसके साथ हमने सारे पार्ट्स कवर कर लिए। इनके फंक्शंस देख लेते हैं, ओके, एक एक करके। तो ये हमारा सेल एनवेलप पे ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरीके का, अगर लूज है तो स्लाइम लेयर, थिक है और टफ है तो कैप्सूल। देन वी हैव सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। इनका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, रिजिडिटी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जो भी सेल के अंदर वाले कंटेंट्स है उनको एक सेपरेट एनवायरनमेंट देना बाहर से, ठीक है। फिर हमारे पास अंदर आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। सिंगल क्रोमोसोम, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड, ओके। दिस न्यूक्लियोइड इज बेसिकली क्या करेगा? सारा जो भी सेल की एक्टिविटीज़ है, जेनेटिक कंट्रोल, सेल डिवीजन कंट्रोल, सारी चीज़ें यहाँ से रेगुलेट होंगी। इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी है। प्लाज्मिड ये क्या करता है? फंक्शन क्या है? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है आपके बैक्टीरिया को, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्लाज्मिड है, ठीक है। मेम्ब्रेन्स के अंदर जब वो ऐसे अंदर एक्सटेंड हो जाती है तो दे फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर्स। दिस स्ट्रक्चर इज अ मीसोसोम, ठीक है। मीसोसोम के मेन फंक्शंस क्या हो गए? सेल वॉल फॉर्मेशन, सेक्रीशन, ठीक है। देन हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डॉटर सेल्स आ गया, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, एंजाइमेटिक कंटेंट वहाँ हाई होता है। तो ये मेजर फंक्शंस आ गए आपके मीसोसोम के, ठीक है। अब अगर इसके अंदर पिगमेंट होगा, आई डोंट नो यहाँ बना कैसे नहीं है, ओके, बनाया तो था, ठीक है। पिगमेंट होगा यहाँ अगर ऐसे इमेजिनेशन के अंदर, तो क्रोमेटोफोर ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, मेन फंक्शन, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट क्या है, फंक्शन चेंज भी हो सकता है। देन वी हैव दीज स्मॉल इंक्लूजन बॉडीज, ये क्या करेंगे? स्टोरेज के काम आते हैं, फूड एंड वेस्ट स्टोरेज, ठीक है। हमारे पास इंक्लूजन बॉडीज जैसे कि गैस वैक्यूल्स हो सकते हैं, फोस्फेट वैक्यूल्स हो सकते हैं। गैस वैक्यूल्स मेजर फंक्शन गैस का क्या हो सकता है? बॉयंसी, ठीक है, फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, ओके। देन वी हैव प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स। कैसे राइबोसोम्स? 70s। काम क्या है राइबोसोम का? प्रोटीन बनाना काम है, ओके, टू मेक प्रोटीन। कैसे बनाते हैं? न्यूक्लियस से एमआरएनए बन के आया, ओके, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये उसको ट्रांसलेट करके एमआरएनए पे मैग्नीशियम की हेल्प से अटैच हो जाएंगी दोनों स्मॉल यूनिट्स इसकी, 50s 30s, और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएंगे। उस स्ट्रक्चर को जो एमआरएनए पे राइबोसोम अटैच होते हैं क्या बोलते हैं? पॉलीसोम, ठीक है। फिर हमारे मेम्ब्रेन से कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्सटेंशंस होते हैं। इसमें जो छोटे वाले स्मॉल ब्रिसल लाइक एक्सटेंशंस है क्या है? फिम्ब्रिए, जो बड़े इलॉन्गेटेड एक्सटेंशंस है। पिलाई क्या है? कॉन्जुगेशन के काम आते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेशन के काम आते हैं। और फिम्ब्रिए क्या? अटैचमेंट टू सर्फेसिस के काम आते हैं,
ओके, इसके साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम कम्युनिटी पे भी आप अपने सारे डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। टीम विद द बेस्ट।